हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो में। और हमारा ये सीरीज चल रहा है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम सीमेंट, कंक्रीट, एग्रीगेट, स्टोन और एडमिक्सचर देख चुके हैं। आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लीडिंग बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्यू टू इट्स लोअर क्वालिटी, हाई ड्यूरेबिलिटी एंड ईज ऑफ फिनिश। क्या बोला? एक ब्रिक जो है एक बहुत ही पुराना और काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा था बहुत लंबे वक्त पे। क्यों? ड्यू टू इट्स लोअर कॉस्ट, इसका कॉस्ट काफ़ी कम है, एंड बिकॉज ऑफ हाई ड्यूरेबिलिटी, ईज ऑफ हैंडलिंग, तो उसको हैंडल करना आसान होता है, इसके ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हाई होता है और कॉस्ट काफ़ी कम होता है। तो इस कारण से जो ब्रिक है इसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक हम एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे थे। ब्रिक इज ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक इन शेप दैट इज कन्वीनियंटली हैंडल्ड विथ वन हैंड। ब्रिक का अगर शेप की बात करें तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक का शेप होता है जिसको आप बड़ी आसानी से एक हाथ से भी हैंडल कर सकते हैं। ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ क्ले और मिक्सचर ऑफ सैंड, लाइम और ओपीसी। तो ब्रिक बनता कैसे है? तो ब्रिक बेसिकली बनता है मेड अप ऑफ क्ले से बनेगा, या मिक्सचर होगा किसका? सैंड, लाइम और ओपीसी का। सैंड, लाइम और ओपीसी का मिक्सचर या क्ले से। क्ले ब्रिक्स आर कॉमनली यूज्ड सिंस इट इज अ चीप एंड इजीली अवेलेबल। और चूंकि जो हमारे कॉमन इस्तेमाल में कौन सा ब्रिक होता है, तो क्ले से जो बना हुआ ब्रिक होता है उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी चीप होता है, सस्ता होता है और आसानी से मिल भी जाता है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द ब्रिक। तो ये बोला है कि ब्रिक के लेंथ, ब्रेथ और हाइट में एक रिलेशन होता है। लेंथ ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू 2 टाइम्स द विड्थ ऑफ द ब्रिक प्लस थिकनेस ऑफ मोटार। जो ये वाली जो लेंथ ऑफ ब्रिक होगा, तो लेंथ ऑफ ब्रिक हम कैसे लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू 2 टाइम्स द विड्थ ऑफ ब्रिक प्लस हाइट ऑफ द ब्रिक। ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रिक प्लस थिकनेस ऑफ मोटार। ठीक है, प्लस थिकनेस ऑफ मोटार, यहाँ पे थिकनेस होगा, एंड हाइट ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू द विथ ऑफ ब्रिक का जो हाइट ऑफ और विथ होगा ये दोनों का बराबर होगा। साइज ऑफ स्टैंडर्ड और मॉडुलर ब्रिक, अगर मॉडुलर ब्रिक का साइज पूछ लिया या स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज पूछ लिया तो क्या होगा? 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। वही अगर नॉमिनल साइज पूछ लिया ब्रिक का नॉमिनल साइज, ये होगा 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इन नॉमिनल साइज थिकनेस और मोटार इज इंक्लूडेड। तो नॉमिनल साइज बढ़ कैसे गया? क्योंकि नॉमिनल साइज में मोटार का थिकनेस भी ऐड हो जाता है उसके हर डायमेंशन में, इसलिए एक एक सेंटीमीटर यहाँ से बढ़ जाएगा। आपको 19 का 20 हो गया, 9 का 10 हो गया, 9 का 10 हो गया। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है साइज ऑफ कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल ब्रिक। ये होगा आपको 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच, और या 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर या 7.6 सेंटीमीटर। ये आपका हो जो पुराना यूज पुराने टाइम में यूज हुआ करता था ब्रिक्स, उसका साइज दिया हुआ। वेट ऑफ द ब्रिक इज इन द रेंज ऑफ 3 to 3 से 3.5 kg। तो ब्रिक का जो वेट होता है वह कितना होता है? 3 से 3.5 kg के बीच में लाई करेगा। एंड इंडेंट कॉल्ड फ्रॉग, तो फ्रॉग एक बीच में बना होता है गड्ढा टाइप से, आप लोगों ने देखा होगा ब्रिक्स मीटर में, उसको कहते हैं फ्रॉग। क्या कहते हैं? फ्रॉग कहते हैं। एन इंडेंट कॉल्ड फ्रॉग इज ऑल्सो प्लेस्ड ओवर द ब्रिक टू इंडिकेट द ट्रेडर्स नेम, मैन्युफैक्चरर नेम एंड एक्ट एज अ सीयर की बिटवीन द टू ब्रिक्स। ठीक है, वहाँ बेसिकली लिखा होता है क्या? मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा होता है, मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा होगा। एंड और ये बेसिकली करता क्या है? तो एक एक्ट एज अ सीयर की। सीयर की मतलब क्या होगा? सीयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है दो ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाले, दो ब्रिक को ज्वाइन करेगा उसको, एंड देयर बाय इंक्रीजेज इट्स स्ट्रेंथ इन द लैटरल डायरेक्शन। तो क्या होता है? लैटरल डायरेक्शन में उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यही फ्रॉग। द साइज ऑफ फ्रॉग की जनरली, अगर फ्रॉग का साइज पूछ दिया तो साइज ऑफ फ्रॉग की जनरली 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 10 4 1, ये हो गया आपका, ये आप 10 सेंटीमीटर हो गया लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 से 2 सेंटीमीटर आपका हाइट होगा। ये हो गया फ्रॉग का साइज। फ्रॉग इज नॉट प्रोवाइडेड इन 4 सेंटीमीटर हाई ब्रिक और एक्सट्रूडेड ब्रिक। तो फ्रॉग जो है जहाँ पे 4 सेंटीमीटर हाई ब्रिक होगा, जहाँ मतलब जहाँ पे उसका थिकनेस हाइट कम होगा, वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ ब्रिक के बारे में देखते हैं। द यूज ऑफ ब्रिक वॉज फर्स्ट फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एट दैट टाइम्स ब्रिक वेर यूज इन सन ड्राइड फॉर्म।
तो ब्रिक का जो इस्तेमाल था सबसे पहले कहाँ पाया गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और उस टाइम जो ब्रिक्स वॉज वेरी यूज इन सन ड्राइड फॉर्म, तो सन की रोशनी में सुखाकर इसको पकाकर इसका फॉर्मेशन होता था ब्रिक्स का, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 210 बीसी में बना, वॉज बिल्ट विद बोथ बर्न्ट एंड सन ड्राइड ब्रिक। तो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना 210 बीसी में, वो बना किससे, बोथ बर्न्ट एंड सन ड्राइड ब्रिक्स से। इन 1 मीटर क्यूब ऑफ मैसनरी वर्क अराउंड 500 bricks आर रिक्वायर्ड ऑफ नॉमिनल साइज। तो 1 मीटर मैसनरी वर्क में लगभग 500 ईंटों का जरूरत पड़ता है, नॉमिनल साइज वाला, मतलब 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर डायमेंशन का जो नॉमिनल ब्रिक होता है, उसका 500 ब्रिक का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, कंप्यूट द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब ऑफ मैसनरी वर्क। तो 10 मीटर क्यूब मैसनरी वर्क आपसे पूछा है, नंबर ऑफ ट्रेडिशनल वर्क, नंबर ऑफ ब्रिक क्या होगा, टोटल वॉल्यूम अपन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो साइज ऑफ वन ट्रेडिशनल ब्रिक कितना होता है, 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर, जस्ट हमने देखा। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक क्या आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, या मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा इतना 1992.72 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने की क्या करेंगे, पूरे वॉल्यूम से हम कर देंगे, एक ब्रिक के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, तो वहां से आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक। तो डिवाइड करने के बाद इतना आएगा, तो लगभग 5019 ब्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा, ट्रेडिशनल ब्रिक 10 मीटर क्यूब मैसनरी वर्क बनाने में। ठीक है, मॉडुलर ब्रिक ऑफ नॉमिनल साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर आर यूज्ड फॉर मैसनरी वर्क हैविंग 10% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मोटार लॉस्ट बिटवीन द जॉइंट्स। ठीक है, तो ये बोला है कि मॉडुलर ब्रिक का साइज दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मशीनरी वर्क में यूज हो रहा था, जहाँ पे 10% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मोटार लॉस्ट। ठीक है, बिटवीन जॉइंट्स, यहाँ पे जो है 10% वॉल्यूम 10% जो वॉल्यूम मोटार लॉस हो जा रहा है जॉइंट के बीच में। तो आपसे पूछा है कंप्यूट द नंबर ऑफ मॉडल ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक। ब्रिक वर्क में अगर हम 1 मीटर क्यूब करेंगे तो कितने मॉडलर ब्रिक का जरूरत पड़ेगा। तो सिंपल है, निकाल लीजिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर मीटर क्यूब, 1/1 का वॉल्यूम निकालेंगे 500 ब्रिक, तो 500 ब्रिक्स रिक्वायर्ड व्हेन नो वेस्टेज ऑफ मोटार प्रेजेंट। अगर कोई वेस्ट नहीं हो रहा है, कोई भी वेस्ट नहीं हो रहा है, तब उस केस में 500 ब्रिक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वेस्ट भी हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ 500 स्टैंडर्ड ब्रिक क्या होगा, 500 इंटू 19 इंटू 9 इंटू 9, तो ये आ जाएगा इतना 0.7695 मीटर क्यूब। ये आ जाएगा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो 500 इस्तेमाल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार रिक्वायर्ड, तो वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना चाहिए हमको, कितना चाहिए, 1 मीटर क्यूब टोटल है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आएगा 500 का, तो 0.7695, तो ये आ गया 0.2305 मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मोटार रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क। नाउ वॉल्यूम ऑफ मोटार इंक्लूडिंग वेस्टेजेस एट द रेट 10%। अब ये बोल रहा है कि 10% तो वेस्ट हो जा रहा है मोटार का, तो उसका कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 0.2305, मतलब टोटल जो वॉल्यूम ऑफ मोटार का रिक्वायरमेंट होगा वो होगा 0.25355 मीटर क्यूब। अब यहाँ से निकालेंगे हम एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। एक्चुअल वॉल्यूम क्या करेंगे, 1 माइनस जो हमने निकाला है वेस्टेज को इंक्लूड करने के बाद वॉल्यूम ऑफ मोटार, यह आ जाएगा 0.74645। अब यहाँ से हम निकालेंगे एक्चुअल नंबर ऑफ ब्रिक्स, यह आ जाएगा इतना वॉल्यूम बटा डायमेंशन ऑफ ब्रिक, यह आ जाएगा 486 ब्रिक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मोटार यूज इन 1 मीटर क्यूब मैसनरी वर्क विल वैरी इन द रेंज ऑफ 0.2305 टू 0.25355 मीटर क्यूब डिपेंड अपॉन वेस्टेजेस, that is when no wastage is permitted, volume of mortar to require 0.2305, and if 10% wastage is permitted then 0.25355 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो चुका है। तो वही बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मोटार जो हम यूज करेंगे 1 मीटर क्यूब मैसनरी वर्क में, वो वैरी करेगा इस रेंज में 0.2305 से लेकर 0.25355 मीटर क्यूब तक, और ये डिपेंड करता है इसके बीच में कहाँ पर लाई करेगा, डिपेंड करेगा इसके वेस्टेज पे। ठीक है, जब कोई वेस्टेज परमिट नहीं करेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे वेस्टेज को, तो उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ मोटार आएगा वो आएगा 0.2005, और अगर 10% वेस्टेज अलाउ कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं, तो उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ मोटार का रिक्वायरमेंट होगा
0.2535, ये ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ से फिर 10% वेस्ट हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा एक्चुअल जो हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर, एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर क्या होगा, 1.25 इंटू वॉल्यूम ऑफ वेट मोटर। तो जितना वेट मोटर आएगा उसमें 1.25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, मोटार रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मशीनरी इज इन द रेंज ऑफ 28% टू 31%, 31.6% व्हेन वेस्टेज इज 10%। तो ये वैरी करेगा 28% से 31.6% तक, जब वेस्टेज 10% है। द रिक्वायरमेंट ऑफ मोटार इंक्रीजेस एज द वेस्टेज इंक्रीजेस। जो रिक्वायरमेंट ऑफ मोटार है ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एज द वेस्टेज इंक्रीजेस। जाहिर सी बात है, वेस्टेज बढ़ रहा है तो हमें ज़्यादा मोटार देना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है, फॉर फ्लैटली लेड सिंगल ब्रिक सोलिंग व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड ऑफ नॉमिनल साइज 20 into 10 सेंटीमीटर with 1.5 सेंटीमीटर सीमेंट मोटर ऑल अराउंड एंड अलाउिंग अप टू 1% वेस्टेज ऑफ ब्रिक्स फॉर 10 मीटर क्यूब एरिया। तो सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ भी वही कहने का, वो निकालना है क्या, नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है, सिंपल। नंबर ऑफ ब्रिक क्या होगा, एरिया ऑफ मशीनरी अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक। जो एरिया ऑफ मशीनरी है अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक, ये आपका दिया हुआ मशीनरी ब्रिक दिया हुआ, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ 1.5 सेंटीमीटर मोटार ऑल अराउंड। तो चारों तरफ क्या है, 1.5 सेंटीमीटर का मोटार है, इधर भी है, ठीक है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो इसका टोटल डायमेंशन क्या आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो टोटल आपका एरिया हो गया 10 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर में, ठीक है। और ये एरिया कितना आएगा, ये ऐड कर देंगे तो 20 ये, और डेढ़ यहाँ पे 23, और वैसे ही यहाँ पे 10, डेढ़ प्लस डेढ़ 13, 23 इंटू 13 आ गया, ये आ जाएगा 335 ब्रिक। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आफ्टर अलाउइंग 1% वेस्टेज, अगर 1% वेस्टेज अलाउ कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, 1.01 इंटू 335, ये आ जाएगा 339 ब्रिक्स के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक? ऑन फील्ड प्रैक्टिस ब्रिक्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। पहला है फर्स्ट क्लास ब्रिक। क्या है फर्स्ट क्लास ब्रिक? दीज आर थॉरली बर्न्ट डीप रेड इन कलर। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होगा उसका जो कलर होगा वो काफ़ी डीप रेड होगा और काफ़ी अच्छे से उसका बर्निंग हुआ होगा, तो थॉरली बर्न्ट होगा और डीप रेड कलर का होगा। दे हैव ए स्मूथ एंड रेक्टेंगुलर सरफेस विथ शार्प एजेस। तो दे हैव ए स्मूथ एंड ए रेक्टेंगुलर सरफेस, उसके पास क्या होता है, एक स्मूथ और रेक्टेंगुलर सरफेस होगा विथ शार्प एजेस, शार्प एज होगा, ठीक है, और काफ़ी स्मूथ होगा। सरफेस क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। दे आर फ्री फ्रॉम स्टोन्स क्रैक्स एंड फ्लॉस, इसमें कोई स्टोन क्रैक या फ्लॉ नहीं होगा। दे हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर, एक यूनिफॉर्म टेक्सचर देखने को मिलेगा। दे मस्ट नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 12 to 15% ऑफ द ड्राई वेट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। जब उसको पानी में हम इमर्स करेंगे 24 घंटों के लिए तो अपने ड्राई वेट का 12 से 15% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। याद रखिए, ये सब क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक में कितना है, 12 से 15% मैक्सिमम। यूनिफॉर्म टेक्सचर होगा, कोई स्टोन क्रैक फ्लॉ नहीं होगा, शार्प एज होगा, रेक्टेंगुलर स्मूथ होगा, और कलर कैसा होगा, एकदम डीप रेड होगा और काफ़ी थॉरली बर्न्ट होगा, ठीक है। अगर बात करें और पॉइंट के, फर्स्ट क्लास ब्रिक मस्ट पॉजेस क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होगा उसका स्ट्रेंथ क्या आएगा, 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दे फाइंड देयर एप्लीकेशन इन पॉइंटिंग वर्क। इनका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का, एक्सपोज्ड फेस वो सरफेस में, फ्लोडिंग में, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क में। कहाँ कहाँ यूज होगा, पॉइंटिंग वर्क में होगा और एक्सपोज्ड फेस वर्क में होगा, फ्लोडिंग में होगा, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्रिक पे, जो कि सेकेंड क्लास ब्रिक। देयर स्पेसिफिकेशन इज द सेम एज द फर्स्ट क्लास ब्रिक एक्सेप्ट, जो इसका स्पेसिफिकेशन होगा वो सेम होगा फर्स्ट क्लास ब्रिक के, एक्सेप्ट कुछ डिफरेंस आएगा फर्स्ट क्लास के कंपेरिजन में। वो क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल क्रैक्स आर परमिटेड। यहाँ पे जो स्मॉल क्रैक्स है वो हम अलाउ कर देंगे, कुछ क्रैक हो सकता है।
वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज अबाउट 16 to 20% ऑफ ड्राई वेट। यहाँ पे फर्स्ट क्लास में था 12 से 15, यहाँ पे 16 से 20% ऑफ ड्राई वेट। कितना है? 16 से 20% ऑफ ड्राई वेट। क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 7 न्यूटन पर मिनट स्क्वायर। द क्रशिंग स्ट्रेंथ है शुड नॉट बी लेस देन 7 न्यूटन पर मिनट स्क्वायर। वहाँ पे कितना फर्स्ट क्लास ब्रेक में था? 10 न्यूटन पर मिनट स्क्वायर। सेकंड क्लास ब्रेक में 7 न्यूटन पर मिनट स्क्वायर। ठीक है। दे फाइंड देयर एप्लीकेशन इन अनइम्पॉर्टेंट हिडन मशीनरी और इन आरसीसी स्ट्रक्चर। तो सेकंड क्लास ब्रेक का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? जो अनइम्पॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हिडन मशीनरी है, वहाँ पे यूज कर लेंगे या आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्लास ब्रिक। तो दे आर अंडर बर्ंट ब्रिक्स। ये क्या होता है? अंडर बर्ंट होता है, कम ये इसका जला होता है। ठीक है। और काफ़ी सॉफ्ट होगा, लाइट कलर होगा, प्रोड्यूसिंग अ डल साउंड व्हेन स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर। जब टकराएंगे दो ईंटों को आपस में तो बहुत ही डल साउंड क्रिएट करेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन इज अबाउट 25% बाई ड्राई वेट। यहाँ पे जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा 25% होगा। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट क्लास ब्रेक में था 12 से 15%, सेकेंड क्लास ब्रेक में था 16 से 20%, थर्ड क्लास ब्रेक में आ गया 25% तक। और यहाँ पे यूज होगा टेम्पोररी स्ट्रक्चर। जो हम टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि बनाया और फिर कुछ कामों के लिए, कुछ एक दो महीना के लिए, और फिर इसको तोड़ दिया, तो वहाँ पे यूज कर लेंगे हम थर्ड क्लास ब्रेक को। एक और ब्रेक होता है जिसे कहते हैं फोर्थ क्लास ब्रेक। दे आर ओवर बर्न्ट। ये क्या होता है? ओवर बर्न्ट होता है, कुछ ज़्यादा ही इसको हम जला देते हैं। ये क्या होता है? बैडली डिस्टॉर्टेड होता है इन शेप एंड साइज। तो उसका शेप और साइज काफ़ी डिस्टॉर्ट हो चुका होता है, काफ़ी ऊपर खावा सा हो चुका होता है। ब्रिटल इन नेचर। नेचर में क्या होगा? ब्रिटल होगा। हेंस यूज्ड फॉर ब्लास्ट वर्क और फॉर द फ्लोर वर्क इन लाइन कंक्रीट। तो ये कहाँ पे यूज होगा? यूज फॉर द ब्लास्ट वर्क और फॉर द फ्लोर वर्क इन लाइन कंक्रीट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ए ब्रिक को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। और इसका कोड याद रखिएगा, एज पर IS 10-1077। तो ये आपका IS कोड है जहाँ पे स्ट्रेंथ के आधार पर ब्रिक्स को क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पे एक क्लास है, अगर हम शुरुआत करें तो 3.5 से स्टार्ट होता है और ये आपको जाएगा 30 तक। तो 3.5 क्लास का ब्रिक होगा, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? 3.5। तो मतलब स्ट्रेंथ ही एक्चुअली दिया हुआ है 5। ठीक है। तो अलग अलग 3.5 से लेकर 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आपका एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तक जाता है। तो ये आपका हो गया स्ट्रेंथ के आधार पर क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स इज 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर बात करें मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक का जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वह क्या होगा? 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है? 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ गुड ब्रिक इज 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा गुड ब्रिक का, किसी भी का, वो होता है 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ गुड ब्रिक। ठीक है। तो गुड ब्रिक स्टार्ट होगा आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक से। तो किसी भी बढ़िया ब्रिक का जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो आपको होगा 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। हेवी ड्यूटी ब्रिक्स हैव द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। जो हेवी ड्यूटी ब्रिक्स होता है जहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्रिज में यूज़ करेंगे, फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बिल्डिंग में यूज़ करेंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है। तो वहाँ पे भी यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे जो हम ब्रिक यूज़ करेंगे उसका नाम रहेगा हेवी ड्यूटी ब्रिक्स, और उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा? मोर देन 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर? देयर वाटर एब्जॉर्प्शन इज लिमिटेड टू 5%। और जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है हेवी ब्रिज का वो कितना होता है? 5% से भी कम होता है। 5% द मैक्सिमम लिमिट है। ईच क्लास ऑफ ब्रिक इज सब डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस A एंड B बेस्ड ऑन टॉलरेंस एंड शेप। और हर क्लास का जो ब्रिक है उसको फिर से सब डिवाइड किया गया है, उसके सब क्लास A और B में, A और क्लास B में बांट दिया गया है। और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये किया गया है मतलब टॉलरेंस और शेप लेवल पे। सब क्लास A brick should have a smooth rectangular face with sharp corners and uniform color। जो सब क्लास A brick होता है उसका क्या होना चाहिए? एक स्मूथ रेक्टेंगुलर फेस विद शार्प कॉर्नर्स एंड यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए और शार्प कॉर्नर होना चाहिए। ठीक है। सब क्लास ब्रिक जो होना चाहिए, सब क्लास ब्रिक B brick may have slightly distorted and round edges। वही जो सब क्लास B ब्रिक होगा वो थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसका शेप जो है बिखर जाएगा। ठीक है। और एज क्या होगा? राउंड होगा, एग्जैक्ट शार्प नहीं होगा। ये डिफरेंस है सब क्लास A और B में। अगर बात करें सब क्लास A और सब क्लास B में,
यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, टॉलरेंस दिया हुआ है, डायमेंशन टॉलरेंस, जो लेंथ आपका सब क्लास ए का है डायमेंशन 380 मिलीमीटर और टॉलरेंस है आपका +-12, विथ दिया हुआ है 180 और यहाँ पर टॉलरेंस दिया हुआ है +-6। ठीक है, सब क्लास बी की बात करें तो जो डायमेंशन है वो तो सेम ही रहेगा 380, यहाँ पर टॉलरेंस बढ़ गया है +-30 टॉलरेंस कर दिया गया है, विथ में 180 टॉलरेंस यहाँ बढ़ाया गया है तो +-15 कर दिया गया है। अगर बात करें हाइट की तो 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और 180 और 80 डायमेंशन दिया हुआ है हाइट का, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो टॉलरेंस लिमिट है ये क्या है +-6 और ये +-3 और यहाँ पर सब क्लास बी का 180 तो होगा ही, टॉलरेंस बढ़ गया है +-15 +-16, ठीक है। अगर हम यूज के आधार पर बांटे, यूज के आधार पर अगर हम बांटे ब्रिक्स को डिवाइड करेंगे तो एक होगा कॉमन ब्रिक्स। क्या होगा कॉमन ब्रिक्स? दिस ब्रिक इज वेरी कॉमन, यह जो ब्रिक है बहुत ही कॉमन होगा, मल्टीपर्पज यूनिट मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एनी स्पेशल रेफरेंस टू अपीयरेंस, कोई स्पेशल रेफरेंस नहीं है, जो कॉमन बनता है एक मल्टीपर्पज यूज का, ठीक है, उसको बने कॉमन ब्रिक्स। एंड दिस ब्रिक्स हैव हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एंड आर यूज्ड इन बैकिंग, फिलिंग एंड यूज इन वॉल्स। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? दिस ब्रिक्स हैव हाई स्ट्रेंथ इसका होगा और ड्यूरेबिलिटी भी काफी हाई होगा, एंड आर यूज्ड इन बैकिंग, फिलिंग एंड यूज इन वॉल्स, ठीक है। वेयर लुकिंग एट द वॉल इज नॉट प्राइमरी कंसर्न, जहाँ पे जो प्राइमरी कंसर्न उसका लुकिंग करना, उसको मतलब लुक नहीं होगा, वहाँ पे ये यूज कर लिया जाएगा कॉमन ब्रिक्स का, ठीक है। फेसिंग ब्रिक क्या होता है? दीज ब्रिक्स हैव गुड एस्थेटिक व्यू टू द वॉल आइदर इन कलर और टेक्सचर और बोथ। तो जो फेसिंग ब्रिक होगा ना उसको हम बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि वो दिखने में अच्छा लगे, चाहे उसका कलर अच्छा होगा या टेक्सचर अच्छा होगा या दोनों ही अच्छा होगा। These bricks are durable and used in the front of the building and gives them a pleasing appearance। तो ये जो ब्रिक होता है फेसिंग ब्रिक, ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है, लंबे टाइम तक चलेगा और इसके साथ साथ इसे इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो बिल्डिंग के फ्रंट में इस्तेमाल करेंगे। एंड गिव्स देम ए प्लेजिंग अपीयरेंस, ये क्या देगा? आपको काफ़ी अच्छा दिखने में प्लेजिंग अपीयरेंस देगा, ठीक है। अगर बात करें इंजीनियरिंग ब्रिक्स का, दीज ब्रिक्स आर स्ट्रॉन्ग, यह जो ब्रिक होता है क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, इम्परमेबल होगा, परमेबिलिटी किसमें नहीं होगा, ठीक है, पानी पास नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा, स्मूथ होगा, टेबल मोल्डेड होगा, हार्ड एंड कंफर्ट टू डिफाइन यूनिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड स्ट्रेंथ। तो क्या होगा? हार्ड होगा, टेबल मोल्डेड होगा, स्मूथ है, इम्परमेबल है, एंड कंफर्ट टू डिफाइंड यूनिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ होगा या ऑब्जर्वेशन होगा उसका एक डिफाइंड यूनिट होगा, क्लियर कट उसका जानकारी होगा मेरे पास। एंड दीज ब्रिक्स हैव हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी, जो इंजीनियरिंग ब्रिक होते हैं इसका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होगा वो काफ़ी हाई होगा, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश, अगर फिनिश के आधार पर हम डिवाइड करें ब्रिक्स को, एक होता है स्टैंड फेस्ड ब्रिक और एक होता है रस्टिक ब्रिक। स्टैंड फेस्ड ब्रिक क्या होता है? दीज ब्रिक्स हैव टेक्सचर सरफेस। तो स्टैंड फेस्ड ब्रिक क्या क्या होता है? दीज ब्रिक्स हैव अ टेक्सचर सरफेस होगा, एंड दिस टेक्सचर सरफेस इज ऑब्टेन व्हेन सैंड इज स्प्रेड ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो दीज ब्रिक्स, यह जो ब्रिक होगा स्टैंड फेस्ड ब्रिक, दीज ब्रिक्स आर हैव अ टेक्सचर सरफेस, काफ़ी इसका टेक्सचर सरफेस होगा, टेक्सचर फॉर्म में होगा, एंड दिस टेक्सचर सरफेस इज ऑब्टेन व्हेन सैंड इज स्प्रेड ओवर द इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड। मोल्ड के इनर सरफेस पे क्या करेंगे? सैंड को स्प्रेड कर देंगे उसको बनाने टाइम में, तो उसको सरफेस पे टेक्सचर आ जाएगा और उसी को बोलेंगे सैंड फेस्ड ब्रिक। फिर एक होता है रस्टिक ब्रिक। दीज ब्रिक्स हैव मैकेनिकली टेक्सचर्ड फिनिश बैडिंग इन द पैटर्न। तो इसका क्या होता है? इसको मैकेनिकली अपने हाथों से क्या होता है, इसका टेक्सचर को फिनिश किया जाता है बढ़िया से, कोई सैंड वर्ड नहीं दिखता है, एकदम बढ़िया फिनिश होता है, उसको बनेंगे रस्टिक ब्रिक। बर्निंग के आधार पर हम कैसे बांटेंगे ब्रिक्स को? तो यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन है, एक होगा पेल ब्रिक, बड़ी ब्रिक और आर्क ब्रिक। क्या होता है पेल ब्रिक? तो दीज ब्रिक्स आर नॉट वेल बंट, ये वेल बंट नहीं होगा, एंड ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर पोर्शन ऑफ द किल्न, और ये जो क्या है किल्न के आउटर पोर्शन से आपको ऑब्टेन होगा। बड़ी ब्रिक, दीज ब्रिक्स आर वेल बंट, ये जो ब्रिक होगा वेल बंट होगा, एंड ऑब्टेन फ्रॉम द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द किल्न, किल्न के सेंट्रल पोर्शन से मिलने वाला जो मिलेगा, जो पूरा वेल बंट होगा, बढ़िया से जला होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे बड़ी ब्रिक। जो किल्न के आउटर पोर्शन से मिलेगा उसको बोलेंगे पेल ब्रिक, ठीक है। आर्क ब्रिक क्या होता है? दीज ब्रिक्स आर ओवर बंट, ये भी क्या होता है? ओवर बंट होता है। ब्रिक्स आर ऑल्सो नोन एज क्लिंकर ब्रिक, और इसको क्या बोलेंगे? क्लिंकर ब्रिक भी बोल देंगे, और ये भी क्या होगा? किल्न के इनर पोर्शन से ऑप्टेन होगा, तो जो इनर से ऑप्टेन होगा उसको बोलेंगे क्लिंकर ब्रिक, और ये ओवर बंट होगा, उसको क्या बोलेंगे? आर्क ब्रिक बोल देंगे।
जो किल के सेंटर पोर्शन से ऑप्टेन होगा, तो जाहिर सी बात है सेंटर से ऑप्टेन कर रहे हैं तो बढ़िया से जल के निकलेगा, तो वेल बंट होगा और उसको बोलेंगे बॉडी ब्रिक। जो किल के आउटर पोर्शन से निकलेगा वो भी क्या होगा, वेल बंट नहीं होगा, उसको बोलेंगे पेल ब्रिक। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, टाइप के आधार पर हम कैसे बांटेंगे ब्रिक्स को, यहाँ बांटा गया सॉलिड ब्रिक्स, पर फोरेटेड ब्रिक्स, हैलो ब्रिक्स, सेलुलर ब्रिक्स। क्या होता है सॉलिड ब्रिक्स? इन दिस ब्रिक्स 25% होल्स आर परमिटेड और फ्रॉग इज नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ टोटल वॉल्यूम। इस ब्रिक्स में, सॉलिड ब्रिक्स में क्या होता है, 25% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक, ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स 25% होल्स, ठीक है, उसका टोटल ब्रिक के टोटल वॉल्यूम का 25% होल्स आर परमिटेड, होल्स अलाउ होता है, 25% तक होल हो सकता है। और फ्रॉग इज नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ टोटल वॉल्यूम, और जो टोटल वॉल्यूम का 20% ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए फ्रॉग। ठीक है। नेक्स्ट है परफोरेटेड ब्रिक। इन दिस ब्रिक्स वॉल्यूम ऑफ होल्स कैन बी एक्सीडेड 25% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक के टोटल वॉल्यूम का 25% ये एक्सीड कर सकता है। ठीक। हॉलो ब्रिक्स क्या होता है? द टोटल ऑफ होल्स विच नीड टू बी स्मॉल मे एक्सीड 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। हॉलो ब्रिक क्या होता है? द टोटल ऑफ द होल्स विच नीड टू बी स्मॉल मे एक्सीड 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो हॉलो ब्रिक में क्या होता है, जो टोटल होल होगा विच नीड टू बी स्मॉल मे एक्सीड, पूरे वॉल्यूम का 25% से ज़्यादा एक्सीड कर सकता है। ठीक है। स्मॉल होल्स आर लेस देन 20 मिलीमीटर और लेस देन 500 मिलीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। जो स्मॉल होल्स होंगे ये क्या होगा, 20 मिलीमीटर से कम होगा और लेस देन 500 मिलीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन में 500 मिलीमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए एरिया उसका। ठीक है। अब आता है कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। गुड ब्रिक अर्थ का कंपोजिशन देखते हैं। ब्रिक अर्थ क्या होता है, डिफाइन कैसे करेंगे इसको? तो सॉइल यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक बनाने के लिए जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा उसे हम कहेंगे ब्रिक अर्थ। पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे ब्रिक का वह होगा सिलिका। सिलिका कितना है, 50 से 60%। तो ब्रिक बनाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो सिलिका का होता है, 50 से 60%। सिलिका हेल्प्स द ब्रिक्स टू रिटेन देयर शेप एंड साइज। तो सिलिका का काम क्या होता है ब्रिक में, तो ब्रिक को हेल्प करता है उसके शेप और साइज को रिटेन करने में। इट इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी टू ब्रिक बाय प्रिवेंटिंग श्रिंकेज एंड वार्पिंग इन ब्रिक। ये क्या करता है, इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी, ब्रिक को ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है बाय प्रिवेंटिंग श्रिंकेज एंड वार्पिंग इन ब्रिक। तो ब्रिक में श्रिंकेज और वार्पिंग को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, और इससे क्या होगा, ब्रिक को ड्यूरेबिलिटी इम्पार्ट कर दिया। कौन? सिलिका। When silica exceeds from the permissible limit, अगर सिलिका एक्सीड हो गया, ज़्यादा हम डाल देंगे उसके अपने परमिसिबल लिमिट से, इट कॉजेज ब्रिक टू बिकम ब्रिटल। ये क्या करेगा, ब्रिक को बना देगा, ब्रिटल बना देगा, एंड वीक बना देगा, बर्न करने पे कमजोर हो जाएगा ब्रिक जो है। हाई अमाउंट ऑफ सैंड और अनकम्बाइंड सिलिका इज अनसुटेबल। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर हाई अमाउंट ऑफ सैंड होगा या अनकम्बाइंड सिलिका होगा क्ले में, वो क्या होगा, अनसुटेबल होगा। वही हमने देखा कि क्या होगा, अभी ब्रिक को क्या करेगा, ब्रिटल बना देगा एंड वीक बना देगा बर्निंग पे। हाउएवर इट इज एडेड टू रिड्यूस द श्रिंकेज ड्यूरिंग बर्निंग। हाउएवर इट इज एडेड टू द रिड्यूस द हाउएवर इट इज एडेड टू रिड्यूस द श्रिंकेज ड्यूरिंग बर्निंग। ये क्या करेगा, टू रिड्यूस द श्रिंकेज ड्यूरिंग बर्निंग। बर्निंग के टाइम में श्रिंकेज को कम करेगा। कौन? सिलिका। नेक्स्ट है एल्यूमिना। एल्यूमिना का क्या कितना रोल होता है ब्रिक में, तो ये आपको होगा 20 से 30%। कितना होगा, 20 से 30%। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक अर्थ, हेंस हेल्प्स इन इट्स मोल्डिंग। तो ये क्या, एल्यूमिना क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा टू द ब्रिक अर्थ एंड हेंस हेल्पिंग इन इट मोल्डिंग। और क्या करेगा, मोल्डिंग में हेल्प करेगा, वो मोल्ड कर जाए, मतलब क्या, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट कर दिया, मतलब हम उसको जिस चाहेंगे, जिस शेप में चाहेंगे उस शेप में उसको मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, मोल्डिंग में हेल्प करेगा किया एल्यूमिना। इफ इट इज एन एक्सेस, अगर एक्सेस में चला गया एल्यूमिना तो तब क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस क्रैक्स और ड्राइंग। तो सुखाने पे क्या होगा, इस पर क्रैक डेवलप हो जाएगा एल्यूमिना अगर एक्सेस में चला गया तो।
क्लेज हैविंग एन एक्सेस ऑफ एल्यूमिना आर लाइकली टू बी रिफ्रैक्टरी। ठीक है, क्लेज अगर आपको एल्यूमिना एक्सेस में है तो क्या है, आर लाइकली टू बी रिफ्रैक्टरी, तो इसलिए एल्यूमिना जो है नहीं होना चाहिए एक्सेस में। नेक्स्ट जो इसका कॉन्स्टिट्यूट है ब्रिक का वो है आपका लाइम। क्या है लाइम, कितना है इसका कंट्रीब्यूशन, तो 5 to 6% लाइम बनाएगा ब्रिक्स में। लाइम इन ब्रिक्स सर्व द फॉलोइंग पर्पस, जो ब्रिक में लाइम होगा, लाइम होता है उसका पर्पस क्या है, रिड्यूस श्रिंकेज एंड ड्राइंग, तो ड्राइंग करने पे सुखाने पे उसका श्रिंकेज को कम करना। causes silica in the clay to melt on burning thus helping to bind it, causes silica in the clay to melt on burning thus helping to bind it। ठीक, सिलिका का क्या करेगा, क्ले में मेल्ट करवाएगा बर्न करने पे, और जिसके कारण बाइंडिंग पॉसिबल है, तो लाइम का ही काम है। एक्सेस लाइम कॉजेज द मेल्टिंग ऑफ ब्रिक, और एक्सेस लाइम अगर हो गया, समझ आइए जो आपका ब्रिक है वो क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। एक्सेस लाइम डेवलप्स क्रैक इन इट ड्यू टू द कैल्सिनेशन एंड स्लैकिंग, जो एक्सेस लाइम है डेवलप्स क्रैक्स इन इट ड्यू टू कैल्सिनेशन एंड स्लैकिंग, तो कैल्सिनेशन और स्लैकिंग के कारण, कैल्सिनेशन और स्लैकिंग के कारण क्या होगा, उसमें क्रैक डेवलप हो जाएगा अगर लाइम जो है एक्सेस है। जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट है वो आपका मैग्नीशिया, तो मैग्नीशिया 1% से भी कम होता है ब्रिक में। इट अफेक्ट्स द कलर, मैग्नीशिया क्या करेगा, कलर को अफेक्ट करेगा। एंड मेक्स द ब्रिक येलो ड्यूरिंग बर्निंग, मेक्स द ब्रिक येलो ड्यूरिंग बर्निंग, तो बर्निंग के टाइम में कलर इसका क्या बना देगा, येलो बना देगा। इट कॉजेज द क्ले टू सॉफ्टन एट अ स्लोअर रेट देन इन मोस्ट केसेस, इट कॉजेज द क्ले टू सॉफ्टन एट अ स्लोअर रेट, तो क्ले को क्या करेगा, टू सॉफ्टन एट अ स्लो रेट, मतलब क्या करेगा, इसको सॉफ्ट कर देगा। इट रिड्यूसेस द वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स, और ये जो ब्रिक के वार्पिंग को रिड्यूस करेगा मैग्नीशिया। आयरन की बात करें तो आयरन का कितना होता है परसेंटेज, 7% भी कम होता है। इट गिव्स द रेड कलर टू द ब्रिक, ब्रिक में क्या देगा, रेड कलर देगा। इट इम्प्रूव्स इम्परमेबिलिटी, इट इम्प्रूव्स इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो आयरन क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक तो कलर प्रोवाइड करेगा, दूसरा ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इम्परमेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इन स्ट्रेंथ और हार्डनेस देगा ब्रिक को। ठीक है, तो ये सब फंक्शन हो गया आपका क्या, आयरन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय क्ले विद वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं कलर प्रोड्यूस करने के लिए। ब्लैक, अगर ब्लैक कलर ब्लैकिश नीचे का दिखेगा तो समझ जाइए कि मैग्नीज एंड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आयरन है। ब्लूइश ग्रीन अगर दिखा क्ले तो मतलब अल्कली है उसमें। ब्राउन दिखा मतलब एक्सेस लाइम है। क्रीम देखा मतलब फ्यू लाइम एंड आयरन है। रेड है मतलब एक्सेस आयरन है। ठीक है, व्हाइट है मतलब प्योर क्ले है। येलो है मतलब आयरन मैग्नीशिया है। ठीक है, द टॉलरेंस लिमिट इन द लेंथ ऑफ सब क्लास ए ब्रिक, तो सब क्लास ए ब्रिक हमने जस्ट अभी देखा है, वहाँ का टॉलरेंस लिमिट पूछ रहा है, तो लेंथ में आपका कितना होगा, प्लस माइनस 12%, प्लस माइनस 12 मिलीमीटर, ये था ना, यही था। लेंथ में 380 प्लस माइनस 12, और विथ में है 180 से 12/6 था, लेंथ में 12/6, और सब क्लास ए में लगभग इसका डबल हो जाएगा, डबल से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो यह 30 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक वर्क। तो ब्रिक वर्क में, ब्रिक अर्थ में क्या क्या हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है जो नुकसान करेगा। पहला देखेंगे लाइम। व्हेन अ डिजायरेबल अमाउंट इज प्रेजेंट इन द क्ले, जब एक डिजायरेबल अमाउंट प्रेजेंट होता है क्ले में, इट रिजल्ट्स इन अ गुड ब्रिक। तो लाइम अगर क्ले में अपने मतलब जो जितना जरूरत है उतना प्रेजेंट है तो अच्छा ब्रिक बनाएगा। बट इफ इट इज इन एक्सेस, लेकिन ये अगर एक्सेस में हो गया लाइम तो लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ ब्रिक, तो ब्रिक क्या होगा, मेल्ट करेगा, पिघलेगा ड्यूरिंग बर्निंग। ठीक है, एंड स्लेकिंग, बर्निंग होगा, स्लेक होगा, ये मतलब ये रिएक्ट कर रहा है बेसिकली, स्लेकिंग में देख चुके हैं ऑलरेडी हम सीमेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो ब्रेक हुआ वो डिसइंटीग्रेट करेगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। पेबल्स, ग्रेवल्स, ग्रीट्स एंड स्टोन्स, पेबल्स, ग्रेवल्स, ग्रीट्स एंड स्टोन्स, the presence of a stone and pebbles reduces the strength of brick by reducing the area availability to transfer the load। presence of stone and pebbles, अगर स्टोन और पेबल्स है वो क्या करेगा, उसके स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा, ब्रिक के स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा बाय रिड्यूसिंग द एरिया अवेलेबिलिटी टू ट्रांसफर द लोड। अब मान लीजिए अगर उस ब्रिक में स्टोन या पेबल नहीं होता
तो ब्रिक का एरिया ज़्यादा होता तो ज़्यादा एरिया को मतलब वो ज़्यादा लोड अपने ऊपर ले पाता, ट्रांसफ़र कर पाता नीचे। लेकिन चूंकि स्टोन और पेबल है तो वहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होगा और जो नेट एरिया अवेलेबल होगा लोड को ट्रांसफर करने के लिए वो कम हो गया। दे डू नॉट अलाउ द क्ले टू बी मिक्सड प्रॉपर्ली एंड स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ द ब्रिक। तो ये भी क्या काम कह रहे हैं, ये क्ले जो है पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा एंड स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ द ब्रिक, ब्रिक के स्पॉइल, ब्रिक के अपीयरेंस को क्या करेगा, स्पॉइल कर देगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे ये ब्रिक हो गया, यहाँ पे आपका पेबल पार्टिकल है। नेक्स्ट जो इम्प्योरिटीज है हार्मफुल है वो क्या है, आयरन पाराइड्स, बोलेंगे FeS2। आयरन पाराइड्स causes oxidation and decomposition of the bricks during burning। जो आयरन पाराइड्स है वो क्या करेगा, कॉज करेगा ऑक्सीडेशन कॉज करेगा एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द ब्रिक्स ड्यूरिंग बर्निंग, बर्निंग के टाइम में क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा और ब्रिक को डिकम्पोज कर सकता है बर्निंग टाइम में। द ब्रिक में स्प्लिट इनटू पीसेस, जो ब्रिक है वो क्या होगा, स्प्लिट कर जाएगा पीसेस में ड्यू टू वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम चेंज के कारण। इट ऑल्सो डीकलराइज द ब्रिक्स, और क्या करेगा, ब्रिक को डीकलराइज भी कर सकता है आयरन पाराइड्स। नेक्स्ट जो आपका इम्प्योरिटी होगा वो हो गया अल्कली। इफ अल्कली प्रेजेंट इन प्रोपोर्शन लेस देन 10%, अगर 10% से कम है अल्कली, इट इज ऑफ ग्रेट वैल्यू एज फ्लक्सेस, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। बट व्हेन इन एक्सेस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेन्स ओवर द सरफेस टर्म्ड एफरेंसेस। अगर अल्कली एक्सेस में प्रेजेंट हो गया ब्रिक में तो वो क्या करेगा, स्ट्रेन्स क्रिएट कर देगा, क्रैक्स प्रोड्यूस कर देगा। स्ट्रेन्स मतलब क्या कहते हैं, दाग टाइप से, धब्बा टाइप से, व्हाइट कलर का आपका ब्रिक्स पे व्हाइट कलर का धब्बा टाइप से देखते होंगे होइएगा, तो वो बना देगा अल्कली। नेक्स्ट जो आपका इंप्योरिटीज है ऑर्गेनिक मैटर, दे हेल्प इन द बर्निंग ऑफ ब्रिक्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या करता है, हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ब्रिक को बर्न करने में। बट इफ लेफ्ट अनबर्न्ड अंडरगोज डिकम्पोजिशन, अगर ये अनबर्न छूट गया तो क्या होगा, बट इफ लेफ्ट अनबर्न्ड अंडरगोज तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा उसका। देयर बाई प्रोड्यूसेस गैसेस, अब डिकम्पोज होगा अंदर में तो गैस प्रोड्यूस करेगा, विच वेन स्केप मेक्स द ब्रिक पूरा, जब वो गैस बाहर निकलेगा तो ब्रिक को क्या बना देगा, पोरस बना देगा और अल्टीमेटली उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। कार्बोनेसियस मटेरियल, ये भी क्या है, एक इम्प्योरिटी है। इन द फॉर्म ऑफ बिटुमिनस मैटर ऑफ कार्बन जनरली अफेक्ट द कलर ऑफ रॉ ब्रिक्स। इन द फॉर्म ऑफ बिटुमिनस मैटर और कार्बन, कार्बन के फॉर्म में या बिटुमिनस मैटर के फॉर्म में कोई मटेरियल है, कार्बोनेसियस मटेरियल है, वो जनरली क्या करता है, अफेक्ट करता है द कलर ऑफ रॉ ब्रिक, तो रॉ ब्रिक के कलर को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आपका है इम्प्योरिटी सल्फर। इट इज यूजुअली फाउंड इन क्ले एज अ सल्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम और आयरन। इट इज यूजुअली फाउंड इन क्ले, तो जो सल्फर है वो क्ले में पाया जाएगा, सल्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम और ऑफ आयरन। इस सल्फर इज फाउंड इन एक्सेस, अगर सल्फर जो है एक्सेस में मिल गया, इट मेक्स द ब्रिक स्पॉन्जी, ये क्या बना देगा, स्प्रिंग को, इस ब्रिक को स्पॉन्जी बना देगा विथ सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, सिलिका इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी टू ब्रिक बाय प्रिवेंटिंग श्रिंकेज एंड वार्पिंग इन ब्रिक्स। तो ये क्या हमने देखा था, सिलिका क्या करता है, ड्यूरेबिलिटी इम्पार्ट करता है ब्रिक में बाय प्रिवेंटिंग श्रिंकेज एंड वार्पिंग इन ब्रिक्स। तो ये बिल्कुल सही बात है। लाइम इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक, क्या लाइम इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, नहीं, लाइम नहीं करता, ये करता है एल्यूमिना करता है। सिलिका प्रेजेंट इन एक्सेस प्रोड्यूसेस अ क्रैक ऑन ड्राइंग, ड्राइंग करने पे क्या ये क्रैक प्रोड्यूस कर देगा, नहीं, ये भी एल्यूमिना करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली वन इज करेक्ट आंसर। तो एल्यूमिना इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी इन ब्रिक ना, ब्रिक में जो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा वो एल्यूमिना करेगा। एल्यूमिना प्रेजेंट इन एक्सेस कॉजेज क्रैक्स ऑन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग करने पे उसको सुखाने के टाइम क्या होगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा। ये किसके क्या कारण होगा, अगर एल्यूमिना एक्सेस में है तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। लाइम इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक बाय स्लैकिंग। तो जस्ट हमने देखा है लाइम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, मतलब रिएक्शन करेगा ईंट के अंदर, ब्रिक के अंदर, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा स्लैकिंग से तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो ये सही है। FeS2 जो हमने देखा है, FeS2 इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक बाय ऑक्सीडेशन, तो जस्ट सही बात है।
आयरन पाराइट्स, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम चेंज, और फिर ब्रिक को क्या करेगा, डिकम्पोज भी कर सकता है, डिसइंटीग्रेट कर सकता है, तो ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ स्टोन एंड पेवर्स रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स बाय इंक्रीजिंग द एरिया अवेलेबल टू ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर लोड करने के लिए एरिया बढ़ा देगा तो फिर स्ट्रेंथ घटा कैसे है, इसको स्ट्रेंथ बढ़ा ही देगा ना, तो ये गलत हो गया, ऐसा हो जाएगा सी। द प्रेजेंस ऑफ स्टोन एंड पेवर्स reduces the strength of bricks by reducing the area availability to transfer the load। ठीक, अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक पे। कहाँ आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। देखते हैं कैसे बनता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स इज कैरिड आउट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ये आपका सीक्वेंस है। पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ क्ले और ब्रिक अर्थ, क्ले और ब्रिक अर्थ को प्रिपेयर करेंगे, फिर क्या करेंगे, मोल्ड करेंगे, फिर इसको ड्राई करेंगे, फिर इसको फाइनली बर्न करेंगे। तो पहला स्टेप है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, क्ले को प्रिपेयर करना। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, क्या क्या ऑपरेशन इन्वॉल्व है, अनस्वाइलिंग, पहले हम क्या करेंगे, अनस्वाइल करेंगे। इट इज द प्रोसेस इन विच द टॉप 200 मिलीमीटर ऑफ द सॉइल लेयर इज रिमूव्ड। अनस्वाइलिंग वह प्रक्रिया है जिससे जो टॉप 200 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर का सॉइल होगा उसको क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। एंड इट इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, और इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ब्रिक बनाने में। क्यों नहीं करेंगे, एज इट कंटेन्स द मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज लाइक प्लांट्स, फाइबर्स, स्टोन्स, पेबल्स, क्योंकि यहाँ बहुत सारा इम्प्योरिटी मिलेगा। तो पहला हमने क्या किया, अनस्वाइल कर दिया, पहला 200 मिलीमीटर 20 सेंटीमीटर का जो थिकनेस का सॉइल का लेयर था उसको हटा के फेंक दिया, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा इम्प्योरिटीज मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ क्ले में, वो क्या है, डिगिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेटिंग द सॉइल एंड स्प्रेडिंग इट ओवर द लेवल ऑफ ग्राउंड। तो डिगिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेटिंग द सॉइल, सॉइल को एक्सकेवेट करने का प्रक्रिया है डिगिंग, एंड स्प्रेडिंग इट ओवर द लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड पर क्या होगा, एक्सकेवेट करना। एक्सकेवेट किया, खुदाई किया और स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। ठीक है, पहले खुदाई, पहले हम अनसॉइल किया, जो टॉप 200 मिलीमीटर था उसको हटाया, उसके बाद डिगिंग किया, फिर क्या करेंगे, क्लीनिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टोन, पेबल्स, ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द एक्सकेवेटेड सॉइल। तो क्लीनिंग क्या है, वह प्रक्रिया है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टोन, स्टोन को हटाने का, पेबल्स, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, और एक्सकेवेटेड सॉइल। वेदरिंग, इट इज द प्रोसेस इन विच क्लीन सॉइल इज लेफ्ट इन हिप्स। तो इट इज द प्रोसेस इन विच क्लीन सॉइल इज लेफ्ट इन हिप्स, जो क्लीन सॉइल है साफ करके हम क्या करेंगे, उसको बढ़िया से एक जगह रख देंगे हिप्स बना के, ठीक है, एंड इज एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, और छोड़ देंगे एटमोस्फेयर के में एक्सपोज कर देंगे फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, कम से कम 1 महीना के लिए, इन ऑर्डर टू डेवलप होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी डेवलप करने के लिए छोड़ देंगे, एंड ऑल्सो टू इलिमिनेट द इम्प्योरिटीज। ठीक है, होमोजेनिटी डेवलप हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटी होगा वो भी डेवलप क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा फ्रॉम क्ले बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या होगा, वो इम्प्योरिटीज हट जाएगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मिलोइंग क्ले, और क्ले को फिर मिलाने में भी आपको वेदरिंग ये अल्टीमेटली हेल्प करेगा। वेदरिंग के बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ब्लेंडिंग। हमने क्या किया अभी तक, अनसॉइल कर लिया, फिर डिगिंग किया, फिर क्लीन किया, फिर उसको वेदरिंग किया, छोड़ दिया धूप में 1 महीना के लिए, फिर उसको क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे। हियर द अर्थ इज मिक्स्ड विथ सैंडी अर्थ, यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थ को मिलाएंगे सैंडी अर्थ से एंड कैलकेरियस अर्थ से, इन सुटेबल प्रोपोर्शन, एक सुटेबल प्रोपोर्शन में मिलाएंगे, अलॉन्ग विथ वाटर टू मॉडिफाई द कंपोजिशन ऑफ सॉइल एज डिजायरेबल। तो अपने हिसाब से उसके कंपोजिशन को बनाने के लिए पानी मिला देंगे, कुछ कैलकेरियस अर्थ मिला देंगे, सैंडी अर्थ मिला देंगे, ताकि उसका कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाए जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमारा मेन कंस्टिट्यूट था सैंडी बनाने का, सिलिका था, लाइम मिलाना था। ठीक है, तो ये हम मिला देंगे, ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद क्या है, टेम्पिंग। इट कंसिस्ट ऑफ नीडिंग द अर्थ टू मेक द सॉइल मास स्टिफ एंड इम्पार्ट द डिजायर्ड प्लास्टिसिटी इन इट। जनरली टेम्पिंग इज डन इन ए पग मिल। तो टेम्पिंग में क्या करते हैं, नीडिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ को नीड करते हैं, अच्छे से मिलाते हैं उसमें, ठीक है, टू मेक द सॉइल मास स्टिफ, उसको ताकि स्टिफ बन जाए, टाइट बन जाए, और एक डिजायर्ड प्लास्टिसिटी उसमें मिल जाए। जनरली टैम्पिंग इज डन इन ए पग मिल। टैम्पिंग कहाँ पर करते हैं सॉइल का, ये करेंगे पग मिल में। ठीक, फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स द टेम्परिंग इज डन इन पग मिल। जहाँ पे लार्ज स्केल में आपको ब्रिक बनाना है वहाँ पे टेम्परिंग कहाँ पे करेंगे, ये करेंगे आपको पग मिल में। ठीक है, पग मिल क्या होता है, पग मिल कैन टेम्प अबाउट 15,000 to 20,000 ब्रिक्स आउटपुट 1 डे। एक दिन में
15,000 से 20,000 ब्रिक्स का जो आपका ये सॉइल होगा उसको ये टेम्प कर सकता है, मिला सकता है। इन द पगिंग प्रोसेस क्ले इज ग्राइंडेड विथ वाटर एंड मेक्स इट प्लास्टिक फॉर मोल्डिंग ऑपरेशन। पगिंग प्रोसेस में होता क्या है, जो क्ले है उसको ग्राइंड करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, एंड मेक्स इट प्लास्टिक फॉर मोल्डिंग ऑपरेशन, एंड मेक्स इट प्लास्टिक फॉर मोल्डिंग ऑपरेशन। इन द पग मिल, इन द पग मिल ए कॉनिकल आयरन टब, एक कॉनिकल आयरन टब होगा विच इज कवर्ड एट इट्स टॉप, विच इज कवर्ड एट इट्स टॉप इज प्रेजेंट। पग मिल में क्या होगा, एक कॉनिकल आयरन टब विच इज कवर्ड एट इट्स टॉप इज प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होगा। इट इज फिक्स्ड ऑन अ टिम्बर बेस, इट इज फिक्स्ड ऑन अ टिम्बर बेस, टिम्बर बेस से फिक्स करेंगे। ए बॉटम होल ऑफ द टब, ए बॉटम होल ऑफ द टब यूज टू फॉर टेक आउट पग्ड अर्थ, ठीक है, ए बॉटम होल ऑफ द ट्यूब यूज्ड फॉर टेक आउट पग्ड अर्थ। जो बॉटम होल है टब का वो क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे फॉर टेकआउट पग अर्थ, जो हमने पग किया है अर्थ को मिलाया है उसको बाहर निकालने के लिए। डायमीटर ऑफ द पग मिल एट द बॉटम, जो पग मिल का डायमीटर होगा बॉटम में वो कितना होगा 800 मिलीमीटर और टॉप पे लगभग 1 मीटर होगा, ठीक है। द हाइट ऑफ द पग मिल इज अबाउट 2 मीटर, और हाइट कितना होगा 2 मीटर के बराबर। वर्टिकल साफ्ट इज अटैच्ड, यहाँ पे एक वर्टिकल साफ्ट अटैच्ड होगा इन द मिडिल ऑफ द टब, टब की मिडिल में विथ हॉरिजॉन्टल आर्म्स बाई रोटेटिंग इफ दिस साफ्ट। टेम्परिंग जन, यहाँ पे टेम्परिंग करेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पग मिल, ठीक है, ये आपका रैंप हो गया फॉर पग्ड क्ले, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये आपका टिम्बर बेस है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आर्म है, इस लॉन्ग आर्म, ये वर्टिकल साफ्ट का हॉरिजॉन्टल आर्म। यहाँ पे क्ले रखा हमने, नाइट्स लगा हुआ है, वर्टिकल साफ्ट है, ऐसे घूमेगा और बढ़िया से इसका कंबाइन पग हो जाएगा, मिल जाएगा जितना भी सॉइल पार्टिकल है, ठीक। हाउ डू चेक टू टेम्पर इज प्रॉपरली कैरिड आउट। अब टेम्पर कैसे हो रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं है, उसको चेक कैसे करेंगे। तो आफ्टर टेम्पिंग टेक अ सैंपल ऑफ क्ले, क्ले का सैंपल निकालिए, एंड इफ दिस ब्रेक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन स्मॉल थ्रेड्स ऑफ 3 mm डायमीटर इट इज सेड प्रॉपरली टेम्प्ड ब्रिक्स अर्थ। हम क्या करेंगे, एक क्ले का एक सैंपल निकालेंगे, अगर इस ब्रिक अर्थ उसको बढ़िया से रोल करेंगे हम हाथ में लेके, और अगर ये 3 मिलीमीटर डायमीटर तक का रोल हो सकता है बिना किसी ब्रेक किए हुए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि भाई सही से टेम्परिंग हो चुका है ब्रेक अर्थ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग से क्या समझते हैं। ब्लेंडिंग इन द प्रोसेस इन विच एडिशनल इंग्रेडिएंट्स आर एडेड टू ब्रिक अर्थ दोज आर इन डिफिशिएंसी। तो ब्लेंडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम एडिशनल इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं टू ब्रिक अर्थ में मिलाते हैं, दोज आर इन डिफिशिएंसी, जो दोज आर इन डिफिशिएंसी, जो कमी में है कोई इंग्रेडिएंट्स उसको मिला देंगे ब्रिक अर्थ में, तो इसी प्रक्रिया को बोलेंगे ब्लेंडिंग। टेम्परिंग किसको बोलते हैं, फॉर मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक को मोल्ड करने के लिए, एक शेप में लाने के लिए, शेप में लाने के लिए प्लास्टिसिटी इन ब्रिक अर्थ इज रिक्वायर्ड। तो क्या चाहिए हमको ब्रिक अर्थ में, प्लास्टिसिटी चाहिए, ताकि उसको आराम से हम किसी भी शेप में शेप दे सके अपने हिसाब से। सो बाय टेम्परिंग प्रोसेस, टेम्परिंग प्रोसेस से क्या होता है, वाटर इज एडेड, यहाँ पे क्या करते हैं वाटर को ऐड करते हैं ब्रिक अर्थ में टू ब्रिंग इट अप टू रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी, तो रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी लाने के लिए पानी मिलाते हैं, विच इज रिक्वायर्ड फॉर मोल्डिंग, तो मोल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। एंड दिस प्रोसेस इज डन इन ए पग मिल, और ये कहाँ करेंगे, पग मिल में करेंगे, वेर वाटर एंड क्ले ब्रिक अर्थ इज मिक्सड एंड प्रोसेस इट फॉर रिक्वायर्ड प्लास्टिक। यहीं पे सारा कुछ करेंगे, पानी मिला के हम क्या करेंगे, बढ़िया से मिल्ट कर देंगे, टैंपिंग कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मोल्डिंग पे। इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज टू द ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ में जो रिक्वायर्ड शेप और साइज दिया जाता है वह दिया जाता है मोल्डिंग प्रोसेस में। मोल्डिंग कैन बी डन आइदर मैनुअली और मैकेनिकल। जो मोल्डिंग है जिससे हम ब्रिक को रिक्वायर्ड शेप और साइज देते हैं, या तो उसको मैनुअली कर सकते हैं या मैकेनिकली कर सकते हैं मशीन के थ्रू। मोल्डिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स टर्म्ड मोल्ड्स विच में बी मेड ऑफ वुड और स्टील। तो मोल्डिंग करेंगे, एक हमारा एक यूनिट बना होगा, डिवाइस टाइप से बना होगा कुछ, जिसको कहेंगे मोल्ड्स बोलेंगे, जो या तो वुड से बना होगा या बना होगा स्टील से। द साइज ऑफ द मोल्ड इज केप्ट 8 to 12%। जो साइज होगा मोल्ड का उसको रखेंगे 8 से 12% हम बड़ा रखेंगे देन द एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक। ब्रिक से 8 से 12% ज़्यादा रखेंगे मोल्ड का साइज। क्यों रखेंगे, इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर श्रिंकेज ड्यूरिंग और बर्निंग प्रोसेस। तो प्रोसेस
मतलब बर्निंग या बर्निंग प्रोसेस के टाइम में क्या होता है, श्रिंकेज होता है, तो उसको अकाउंट में रखते हुए हम क्या करेंगे, मोल्ड का साइज 8 से 12% बड़ा रखेंगे। ड्यूरिंग मोल्डिंग द ओनली द फ्रॉग इज प्लेस्ड ओवर द ब्रिक। मोल्डिंग के टाइम में क्या होता है, ओनली द फ्रॉग इज प्लेस्ड ओवर द ब्रिक। ब्रिक में क्या रखेंगे हम, ओनली द फ्रॉग इज प्लेस्ड ओवर द ब्रिक। ब्रिक के ऊपर सिर्फ फ्रॉग रखा जाएगा, जो ये आपका होता है बीच में, बीच वाला पोर्शन, इंडेंट। मोल्डिंग ऑफ ब्रिक कैन बी डन एज फॉलोज। ये आपका तरीका है। मोल्डिंग मोल्डिंग का दो तरीका होगा, हैंड मोल्डिंग होगा, मशीन मोल्डिंग होगा। हैंड मोल्डिंग का दो तरीका है, ग्राउंड मोल्डिंग, टेबल मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग का भी दो तरीका है, प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग मशीन्स और या ड्राई क्ले मोल्डिंग मशीन। हैंड मोल्डिंग किसको बोलेंगे, तो इन हैंड मोल्डिंग ब्रिक्स आर मोल्डेड बाय हैंड्स और कैन से मोल्डिंग डन मैनुअली। तो हैंड मोल्डिंग में कह सकते हैं कि जो ब्रिक को हम मोल्ड करेंगे, उसको शेप देंगे, वो अपने हाथों से देंगे, या कह सकते हैं कि मैनुअली डन, मोल्डिंग डन मैनुअली। इट इज एडॉप्टेड वेयर मैन पावर इज चीप। जहाँ पे लेबर सस्ता है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, एंड रेडली अवेलेबल, सस्ता है और बड़ी आराम से मिल जाता है मैन पावर, वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और छोटे स्केल पे कम ईंटों की ज़रूरत है तो यूज़ कर लेंगे हैंड मोल्डिंग। ठीक है। हैंड मोल्डिंग भी दो तरह का होता है, एक हुआ ग्राउंड मोल्डिंग, एक हुआ टेबल मोल्डिंग। ग्राउंड मोल्डिंग क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे मोल्डिंग ग्राउंड पे रख के करेंगे। पहले क्या करेंगे, ग्राउंड को हम लेवल फर्स्ट क्या करेंगे, लेवल करेंगे उसको। फिर इसको क्या करेंगे, सम फाइन सैंड स्प्रिंकल ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कुछ फाइन सैंड स्प्रिंकल कर देंगे। द मोल्ड इज डिप्ड इन वाटर, फिर मोल्ड को हम डिप करेंगे वाटर में। ठीक है। एंड प्लेस्ड ओवर द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर रख देंगे। ब्रिक्स ऑफ अर्थ आर फिल्ड इन मोल्ड, फिर जो उसका ब्रिक अर्थ होगा वो फिल कर देंगे मोल्ड में, एंड प्रेस्ड फोर्सफुली सो दैट इट फिल्स ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द मोल्ड, और उसको फोर्सफुली प्रेस करेंगे ताकि मोल्ड के सभी कॉर्नर्स को फिल कर दें, भर जाए। अगर बात करें टेबल मोल्डिंग की, इन दिस मोल्डिंग टेबल ऑफ साइज 2 मीटर इंटू 1 मीटर यूज। यहाँ पे हम टेबल यूज करेंगे जहाँ पे डायमेंशन होगा 2 मीटर और 1 मीटर। ब्रिक्स कंपोनेंट्स एंड टूल्स लाइक क्ले, ब्रिक कंपोनेंट्स एंड टूल्स लाइक क्ले मोल्ड, वाटर पॉट्स, स्टॉक बोर्ड, strikes and pallet boards are placed on this table. The bricks are molded on the table and sent for the next process of drying. ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल यूज करेंगे, उसका डायमेंशन होगा 2 मीटर इंटू 1 मीटर। ब्रिक्स कंपोनेंट्स एंड टूल्स जैसे कि क्ले हो गया, मोल्ड हो गया, वाटर पॉट्स, स्टॉक बोर्ड, स्ट्राइक्स, पैलेट बोर्ड, ये सब कहाँ पे, टेबल पर रखेंगे। द ब्रिक्स आर मोल्डेड ऑन द टेबल, टेबल पर मोल्ड करेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसेस मोल्डिंग के लिए भेज देंगे। अब स्टॉक बोर्ड्स, स्ट्राइक्स एंड पैलेट बोर्ड्स आर द टूल्स यूज्ड एट द टाइम ऑफ मोल्डिंग एंड हैव डिफरेंट फंक्शन। तो ये सब कुछ टूल्स है, स्टॉक बोर्ड हो गया, स्ट्राइक हो गया, पैलेट बोर्ड्स हो गया, जो मोल्डिंग के टाइप में यूज होता है और इसका अलग अलग फंक्शन है। क्या होता है स्ट्राइक्स, स्ट्राइक इज अ पीस ऑफ वुड और मेटल विद अ शार्प एज यूज्ड टू रिमूव एक्स्ट्रा क्ले आफ्टर फिलिंग द मोल्ड विद अ क्ले ब्रिक अर्थ। तो मोल्ड में क्ले डालने के बाद, उसको फिल करने के बाद क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा क्ले आपका क्ले आ जाएगा उसको रिमूव करने के लिए एक हम वुड का, ये मेटल का एक पीस टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक शार्प एज होता है। ठीक है, उसी को बोलेंगे स्ट्राइक्स। पैलेट क्या होता है, पैलेट इज अ पीस ऑफ थिन वुड, थिन वुड का एक पीस होता है पैलेट। बाई पेयर ऑफ पैलेट ग्राउंड मोल्डेड, बाई पेयर ऑफ पैलेट, पैलेट के पेयर से क्या करेंगे, ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स, जो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक होगा, ground molded brick and table molded bricks of better quality with frog on the surface is made। यहाँ पे जो ground molded brick या table molded brick क्या होता है, अच्छे क्वालिटी का, with frog on the surface ये बनाया जाता है। स्टॉक बोर्ड क्या होता है, the dimension of projection corresponds to the internal dimension of the molds। जो dimension of projection, the dimension of projection corresponds to the internal dimension of the mold। ठीक, तो मोल्ड के इंटरनल डायमेंशन, ठीक है, तो उसके उसके मतलब करस्पॉन्डिंग में आपका डायमेंशन होता है इसके प्रोजेक्शन का। द डिजाइन ऑफ द इंप्रेशन, द डिजाइन ऑफ द इंप्रेशन और फ्रॉग इज मेड ऑन दिस ब्लैक। तो इसी बोर्ड पे क्या करते हैं, ब्लॉक पे क्या करते हैं, जो आपको फ्रॉग बनाना है, इंडेंटेशन बनाना है, इंप्रेशन बनाना है, उसका डिजाइन बना देंगे। एंड दिस वुडन ब्लॉक इज नोन एज अ मोल्डिंग ब्लॉक और स्टोक बोर्ड, और इसी वुडन ब्लॉक को हम कहेंगे मोल्डिंग ब्लॉक और स्टोक बोर्ड। ठीक है। फिर आपका है हैंड मोल्डिंग के बाद देखेंगे मशीन मोल्डिंग। तो मोल्डिंग डन विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड मशीन मोल्डिंग। तो अगर मशीन से इस्तेमाल कर रहे हैं मोल्ड करने में तो मशीन मोल्डिंग बोल देंगे, और ये इसका इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल ब्रिक्स के लिए। प्लास्टिक क्ले मशीन क्या होता है,
In this machine has a rectangular opening. This machine has a rectangular opening of size equal to the size of the brick. तो यहाँ पे क्या है, दिस मशीन हैज अ रेक्टेंगुलर ओपनिंग, एक रेक्टेंगुलर ओपनिंग होगा, साइज इक्वल टू साइज ऑफ, जो ब्रिक का साइज है उसी साइज का आपका ये भी हो जाएगा मशीन भी। प्लग्ड क्ले इज प्लेस्ड इन द मशीन, यहाँ पे प्लग क्ले डाल देंगे मशीन में, एंड एज इट कम्स आउट थ्रू द ओपनिंग, ठीक, जैसे ही इसमें डाल दिए प्लग्ड क्ले को किसी मशीन में। नेक्स्ट ड्राई क्ले मशीन्स, ड्राई क्ले मशीन्स, इन दिस फर्स्ट स्ट्रॉन्ग क्ले कन्वर्ट्स इनटू पाउडर, यहाँ पे पहले जो स्ट्रॉन्ग क्ले होगा उसको कन्वर्ट करेंगे पाउडर में, पाउडर फॉर्म, देन सम वाटर इज एडेड, उसके बाद इसमें पानी मिलाएंगे तो फॉर्म स्ट्रीप पेस्ट बनाने के लिए, स्ट्रीप पेस्ट, देन क्ले मोल्डेड बाय मशीन, उसके बाद हम क्ले मोल्ड कर देंगे मशीन्स की तरह, तो उसको बोलेंगे ड्राई क्ले मशीन्स। मोल्डिंग हो गया, मोल्डिंग के बाद क्या करेंगे, ड्राइंग, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सुखाने का, ड्राई करने का। ग्रीन ब्रिक्स कंटेन अबाउट 7 to 30% ऑफ मॉइस्चर इन, तो ग्रीन ब्रिक्स होगा उसमें कितना होगा, लगभग 7 से 30% मॉइस्चर होगा, ठीक है। हेंस कैन नॉट बी बर्न डायरेक्टली एज इट वुड लीड टू सडन लॉस ऑफ वाटर दैट कॉजेज डिस्टॉर्शन एंड क्रैकिंग ऑफ द, तो इसको डायरेक्टली बर्न नहीं कर सकते, अगर बर्न करेंगे तो क्या होगा, पानी का लॉस होगा, सडन होगा, और इस सडन लॉस ऑफ वाटर के कारण डिस्टॉर्शन हो जाएगा, ठीक है, और ब्रिक्स क्रैक भी हो सकता है। ड्यूरिंग ड्राइंग के टाइम क्या करेंगे हम, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ब्रिक्स इज रिड्यूस्ड, जो मॉइस्चर कंटेंट होगा ब्रिक का उसको रिड्यूस कर देंगे अप टू 3% बिफोर सब्जेक्टिंग इट टू द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ बर्निंग। तो ड्राइंग करने के टाइम क्या करेंगे, जो मॉइस्चर कंटेंट होगा ब्रिक का उसको रिड्यूस कर देंगे अप टू 3% बिफोर सब्जेक्टिंग इट टू द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ बर्निंग, ठीक है, तो उसको 3% कर देंगे ड्राई करके। ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स कैन बी डन मैनुअली और आर्टिफिशियली, जो ड्राइंग होगा ब्रिक्स का उसको मैनुअली कर सकते हैं या आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। नेचुरल ड्राइंग इज नॉट प्रिफर्ड एज ऑल द फैक्टर्स विच गवर्न वेपराइजेशन कैन नॉट बी रेगुलेटेड एंड द टाइम रिक्वायर्ड इन दिस केस इज मोर, तो जो नेचुरल ड्राइंग है ये प्रिफर्ड नहीं होता है क्योंकि ऑल द फैक्टर्स विच गवर्न वेपराइजेशन, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, विंड हो गया, आप उसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, नेचुरली हो रहा है तो ठीक है, तो कितना टाइम लगना है, कितना टाइम लगेगा, ये सब डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए नेचुरली प्रेफर नहीं करते हैं। इन आर्टिफिशियल ड्राइंग मोल्डेड ब्रिक्स आर अलाउड टू पास थ्रू स्पेशल ड्रायर्स, आर्टिफिशियल ड्राइंग में क्या करते हैं, जो मोल्डेड ब्रिक होता है उसको हम अलाउ करते हैं टू पास थ्रू स्पेशल ड्रायर्स, स्पेशल ड्रायर के थ्रू विच आर इन फॉर्म ऑफ टनल्स और हॉट चैनल्स और फ्लोर्स, ठीक है, पास थ्रू एक स्पेशल ड्रायर से पास करेगा जो कि एक क्या होगा, टनल के फॉर्म में होगा या हॉट चैनल कह लीजिए, फ्लोर कह लीजिए, ठीक है। तो ये हमने 4 मेथड देख लिया अभी तक, 4 प्रोसेस। पहले हमने क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, 3 प्रोसेस देखा है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग और ड्राइंग, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे का जो प्रोसेस है, ड्राइंग है, सॉरी बर्निंग है, और फिर आज से आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।